ये मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैं सेंट्रल का इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ सर। मुख्तार अब्बास नकवी साहब को आगे किया गया है, वो तो सेंट्रल के हिस्से ना सर, माइनॉरिटी मिनिस्टर है, जाहिर सबको मालूम है सर, बोलना कोई नहीं चाह रहा। हकीकत यही है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब के जरिए। हाँ, मैं नाइंसाफी शब्द तो नहीं यूज करूंगा, क्योंकि नाइंसाफी हमारे साथ सबसे बड़ा कोई कर रहा है तो हम ही कर रहे हैं। मतलब मेरा तो ये मानना है, अगर कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हूँ। तो ये जो फिलहाल जो मामला चल रहे हैं कि ये एमपीएससी यूपीएससी, हम लोग ब्यूरोक्रेसी में जब तक अपना हिस्सा हासिल नहीं करेंगे, हमारे साथ नाइंसाफियां और परेशानियां बनती रहेगी। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आईएएस आईपीएस एग्ज़ाम कैंपेन के चेयरमैन जनाब गुलाम नबी इदरीसी साहब। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज अंजुम इस्लाम में आईपीएस, यूपीएससी और एमपीएससी की क्लासेस शुरू की गई मुफ्त में। मैं सारी डिटेल में ले जाते हुए मैं चाहूँगा कि नबी इदरीसी साहब भी बताएं कि पूरा किस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आया और आपने कब से इसकी शुरुआत की, और यूपीएससी और एमपीएससी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बनना चाहते हैं, कलेक्टर और बड़ी बड़ी ओहदों पर जाना चाहते हैं, उनके लिए कितना सूदमंद साबित होगा ये। मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आईएएस आईपीएस एग्ज़ाम कैंपेन, जिसकी शुरुआत हुआ है, आपको बताता चलूं कि अंजुमन इस्लाम से ही शुरुआत हुआ है। 2011 और 12 में अंजुमन इस्लाम ने मुझे आजम कैंपस में भेजा था एक वफद की शक्ल में, अपना नुमाइंदा करके। वहाँ मैंने जो पीए इनामदार साहब का जो कंसेप्ट देखा है कि 10वीं के और 12वीं के 200 बच्चों को, जो टॉपर बच्चे 85 अबाव बच्चे जो नंबर लाते हैं, उनको इसी वे में पढ़ाते हैं पीए इनामदार साहब। वहाँ मैंने उनका ये कंसेप्ट देखा, और देखने के बाद में तब से मैंने दौरा किया कि ये बच्चे बनते कहाँ हैं, इसका इंस्टीट्यूट कहाँ है। पूरे महाराष्ट्र में दौरा करने के बाद में मुझे यहाँ का जो जानकारी मिला है, उस हिसाब से मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। आप अपने मिशन पे लगे रहे? जी सर, गवर्नमेंट के फैकल्टीज़ को मैंने पकड़ा, उनको रिक्वेस्ट किया, और जो परेशानियाँ देखा मैं, तो एक एक करके हमने हल करना चालू किया। एक ऑनलाइन प्रोसेस हमने चालू किया। अच्छा। और टेलीग्राम ऐप, टेलीग्राम चैनल है, उस पर हमने चालू किया, और तब से ऑल इंडिया के बच्चे उसमें जुड़ करके खुद ही जहाँ हैं, इसलिए हमको करने की ज़रूरत पड़ा कि 120 बच्चे यहाँ स्याक में सिलेक्ट होके आते हैं। वो कितने लोग एग्ज़ाम देते हैं मालूम? ऑनलाइन 12,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तब जाके 120 बच्चे यहाँ सिलेक्ट होते हैं। इसी तरीके से 50 सीट के लिए हज हाउस में, अभी 100 हो गया है, 50 सीट के लिए 7,000 8,000 बच्चे वहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरते। कितने सिलेक्ट होते? 50। मैंने उन बच्चों के, क्या बाकी बच्चे टैलेंटेड नहीं है क्या? तो मैंने उन बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। मेरे गवर्नमेंट के फैकल्टी सब माशाल्लाह राज़ी हो गए। हमने तभी से फ्री में खिदमत दिया, रातों दिन हम लगे रहे फ़ोन पर, बच्चों को भी देखना, ये भी देखना। करते करते लॉकडाउन आ गया। हमको खिलाफत हाउस ने ऑफ़र किया था कि आपको ऑफिस भेज देते हैं ऑनलाइन, हम यहाँ से आप जो करना चाहते हो वैसे कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद में हालत ख़राब हो गई। अचानक हज हाउस में हादसा होता है। इस पर आप ज़रा रोशनी डालें कि पूरा मामला क्या है। वो हादसा सर ये हो गया, हज हाउस में डॉक्टर मकसूद साहब जब आए थे, इसी अंजुमन इस्लाम में उनका फेलिसिटेशन था डॉक्टर ज़हीर काजी साहब की सदारत में, तो हमने ही बहुत सारे मसले यूपीएससी के, एमपीएससी के लगाया, उनके सामने बात रखा। तमाम महाराष्ट्र के बड़े बड़े थे और मिली काउंसिल के सदर की हैसियत से आप भी थे। तो उसमें जो हमने 20 मिनट हमने बोला था, मुद्दे रखा, तो डॉक्टर मकसूद साहब ने सदारती खुतबा में 1 घंटा तक सारी बातों का जवाब दिया। जवाब देने के बाद सारी परेशानियों का हल, बच्चों का गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में रहने का नहीं, हज हाउस में करो, खाना, रहना, लाइब्रेरी, पढ़ाई, सारी चीज़ों का वहाँ अनाउंसमेंट किया। तब से उन्होंने पीछे नहीं मुड़ा और अल्लाह ताला ने उनको गैब से मदद दिया। मैं तो कहता हूँ वो फरिश्ता सिफत इंसान है आज के दौर में, जो कौम के बारे में इतना बड़ा फिक्रमंद किया उन्होंने, इतना बड़ा इंतजाम किए, पूरा इतना बड़ा सेटअप खड़ा किए। लेकिन वो 4 साल रहे, 4 साल में हज हाउस पूरे इंडिया में टॉप लेवल का यूपीएससी का सेंटर बन गया। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े साउंड प्रूफ हॉल बनाए, कई हॉल बनाए। वहाँ पर एमपीएससी का भी उन्होंने कंसेप्ट लाया, और एमपीएससी का जिसको चीफ बनाया है, मुझे खुशी की बात है कि वो मेरा स्टूडेंट है, डॉक्टर अकरम जुआरी। क्योंकि अकरम जुआरी साहब और पुलिस के स्टूडेंट कुछ लोग मुझे रब्ता करते हैं, कहीं भी रहते बच्चे रब्ता करते हैं, सर हमारा एमपीएससी का एग्जाम है, बॉम्बे में सेंटर लगा हुआ, हमको रहने का नहीं, वो रहने का इंतजाम। ये बताइए कि मौजूदा हालात में यहाँ पर हज हाउस में जिस तरह से ये काम हो रहा था, खिदमत अंजाम दे रही थी, दिमक क्यों लग गई? आखिर कौन लोग सवार हो गए या किनका कब्जा हो गया कि जिन्होंने कौम का इतना बड़ा नुकसान कर दिया?
सर उन्होंने धीरे धीरे 50 की तादाद को, 50 तो एंट्रेंस था, फिर 100 किया, 100 के बाद में पुराने भी उन्होंने 100 रखा, क्योंकि एक टर्म्स में बनते नहीं। हमारे बच्चों को इतना पूरी फैकल्टीज़ के नहीं मालूम है। जैसा कि भी डॉक्टर ज़हीर काजी साहब ने बताया कि इंटरव्यूज़ वगैरह देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें करंट होने, हाजिर जवाब होना चाहिए। तो हमारे बच्चे टैलेंटेड है, लेकिन उनको वे नहीं मालूम है। उन्होंने सारा जो है जूने भी 100 लोगों को लिया, नए 100 लोगों को, इस तरह से 200 का कंसेप्ट उन्होंने आज उसमें खड़ा कर दिया। जो इम्पॉसिबल था उन्होंने पॉसिबल कर दिया। करने के बाद उनको रहना खाना सब कुछ चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो सेंट्रल की हुकूमत है उनके नज़र में आ गया, और वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे, यही लग रहा, मैं ये फैक्ट बता रहा हूं। इसमें मामला कहाँ गया? जिस तरह डॉक्टर ज़हीर काजी साहब ने बताया कि इसमें सेंट्रल का ना पैसा लगता है, ना कुछ लगता है, तो सेंट्रल क्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत क्यों इसमें मुदाखलत कर रही है? तो क्या ये जिम्मेदार को समझ में नहीं आती बात? मैं सेंट्रल का इसलिए नाम लूँगा कि बिल्डिंग इमारत मुसलमानों की बनाया मुसलमानों ने, पैसे सारे लगते हैं मुसलमानों के, सब हज में भी सब्सिडी लगता था, वो भी ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से वही एक हिस्सा है, बच्चों को रातों रात 16 जनवरी को बच्चे एग्ज़ाम दे करके आते हैं। ये जो मेरे बच्चे हैं उसमें प्रीलिम्स भी एग्ज़ाम दिए हैं, मेंस का भी कुछ बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। वो बच्चों को रातों रात 17 तारीख को, 16 तारीख को एग्ज़ाम होता है, 17 तारीख को उनको गेट के बाहर कर दिया जाता है। ऐसे हालत में 192 बच्चे, वो जो उनकी हालत थी, मैंने 5-10 बच्चों का हालत देखा, वो 200 बच्चों का हालत रहा नहीं गया मुझसे। रहने का इंतजाम, ना खाने का इंतजाम, गेट के बाहर कर दिया गया, रोड पे आ गए थे, गेट के बाहर कर दिया गया। अब जहाँ जाना जाओ, तो सारे बच्चे बेचारे कहाँ, या दूर दूर के थे, सब चले गए। कौन है ये, इसके जिम्मेदार कौन है, आप बताना चाहेंगे? जाएंगे आवाम भी? ये मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैं सेंट्रल का इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ सर। मुख्तार अब्बास नकवी साहब को आगे किया गया है, वो तो सेंट्रल के हिस्से ना सर, माइनॉरिटी मिनिस्टर है, जाहिर सबको मालूम है सर, बोलना कोई नहीं चाह रहा। हकीकत यही है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब के जरिए यहाँ एक दूसरा CEO लाया जाता है जो इस लाइन का नहीं है, IRS है, याकूब शेखा नाम है उनका, जो IRS है, रेलवे डिपार्टमेंट थे अकाउंट में, उनको लाया जाता है। और डॉक्टर मकसूद साहब को, जो फरिश्ता सिफत इंसान है, जिन्होंने कौम के लिए, बच्चों के लिए, कौम के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने, और उसमें उन्होंने धर्म नहीं देखा है, नॉन मुस्लिम बच्चों को भी, सबको उन्होंने एक नज़र से देख करके उनका मदद किया। और नए CEO साहब हज हाउस के आते हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब के जरिए, और अचानक सबको बाहर कर दिया जाता है। बॉम्बे के लोग, बड़े बड़े तंजीम, बड़े बड़े सरमायाकार जो फिक्र रखते हैं, उन्होंने बेचारों ने खत किताबत किया, बस खत किताबत चल रहा है, यहाँ से दिल्ली तक मिलने जुलने का काम चल रहा है। लेकिन उन बच्चों का क्या? मेरे जैसा आदमी जिन्होंने बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया था डॉक्टर IAS IPS एग्जाम कैंपेन के तहत, हमने गुपचुप में उन बच्चों का, मकसूद साहब और कुछ और लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 60 बच्चों का रहने का इंतजाम हुआ है, सुबह का नाश्ते का इंतजाम हुआ, रात का खाने का इंतजाम हुआ, दोपहर का अभी तक नहीं हो पाया। दोपहर का छोटी सी पैकेट देते हैं, इतने बच्चे, इतने 16 घंटा 18 घंटा बच्चे पढ़ते हैं, उनको छोटी सी पैकेट में क्या, उनको नाश्ता भी नहीं होता है, तो वो दोपहर का नहीं हो पाएगा। इंशाल्लाह हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, हम कहीं से पका करके वो करने का कोशिश चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये सर कि वो बच्चे जो 2 साल 3 साल, कुछ बच्चे 4 साल के भी पुराने, यही आने वाले दिन में, क्योंकि एग्ज़ाम दिए इन्होंने प्रीलिम्स में, आने वाले दिन में यही IAS IPS इनका नाम आ सकता है सर जी। नए बच्चों को तो हम सिखाते हैं, लेकिन पुराने बच्चे जो करीब करीब पहुंच चुके, एग्ज़ाम भी दिए, इंटरव्यू बाकी है, ऐसे बच्चों का कोई भी यारो मददगार नहीं है सर। तो मेरे जैसे आदमी को एक ऐसे वक्त में आप लोगों ने उनका जो है दामन थामा और उन पे सरपरस्ती की आप लोगों ने? सर रहने का इंतजाम हुआ 60 बच्चों का, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट का, दुनिया भर का सब सारे मसले मसाला है, मैंने सर के भी पास रखा, यहाँ है मौजूद, हमारे सेमिनार में आए हुए हैं। कई लोगों को मैंने अप्रोच किया कि हमको ये सामान की जरूरत, सब अल्लाह के फजल करम से लोग खड़े हुए हैं, धीरे धीरे सारा इंतजाम हो जाएगा। और फिर सोचा गया कि इन बच्चों का पढ़ाई क्या, जहाँ रह रहे वहीं बस पढ़ रहे हैं, रूम में पढ़ रहे हैं, मिल करके ग्रुप बना करके। इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, मुझे खिलाफत हाउस ने पहले ही ऑफर किया हुआ था कि आपके लिए हमारा खिलाफत हाउस खुला हुआ। मैंने उनसे, जनाब सरफराज आरजू उर्फ बाबा जी ने कहते हैं, उन्होंने मुझे वेलकम किया, हमें परमिशन दिया। परमिशन देने के बाद में हमने परमिशन लिया था 19 और 20 तारीख का, क्योंकि फैकल्टीज हमारे सब, हमारे पास कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था। मेरे लिए तारीख ही है कि मैं कैसा कर पाया हूँ मुझे पता नहीं है। वो हमने 19 और 20 तारीख का परमिशन लिया, 1 महीने बैच कंप्लीट होगा उनका,
इन सीनियर बच्चों का सिर्फ 1 महीने में कंप्लीट होगा। बाकी इसके बाद के जो बैचेज आएंगे वो 3 महीने से 4 महीने में एक बैच कंप्लीट करेंगे। पूरी साल की पढ़ाई हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो अब आया जगह का मसला, वहाँ मिल गया तो ये एक उनके ताम का और उनके क़याम का भी इंतजाम आप लोग करेंगे? जी 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 लगभग सब कुछ हो गया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनके भी ताम का इंतजाम है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 1 हफ्ता जो हमारा वेस्ट हो रहा था, तो हम लोगों ने गौर फिक्र किया। परसों की बात है, परसों हमने बैठ करके सोचा कि बच्चों का पढ़ाई जो 15 दिन खराब हो रहा वो क्यों हो, तो ये हफ्ते से हम शुरू करें। तो मैंने डायरेक्टर साहब को फ़ोन किया, खिलाफत हाउस के डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमारा प्रोग्राम है सर, ये हफ्ता हम नहीं दे सकते, बाकी अगला महीने तो आइए। तो मैंने उसको क्लाइस ना करते हुए बाबा को बताया होता तो मिल जाता, मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन मैंने डॉक्टर जहीर काजी साहब को फ़ोन किया। फ़ोन किया और सर ने बच्चों के सामने, पूरे फैकल्टीज़ के सामने मैंने फ़ोन किया और सर ने किया वेलकम, आप आइए। सिर्फ मेरे मैसेज पर यहाँ पर अंजुमन इस्लाम में बिना लेटर दिए कुछ होता नहीं, बिना लेटर दिए सिर्फ मेरे मैसेज पर सर ने वेलकम किया। सारा इंस्टीट्यूट हमारे हवाले कर दिया, पूरी बिल्डिंग हमारे हवाले कर दिया, पूरा स्टाफ जो छुट्टी रहता है 2 दिन शनिचर इतवार, हमारे लिए सब कुछ डॉक्टर जहीर काजी साहब ने मुहैया कर दिया, इन बच्चों के लिए फिक्र करते हुए। डॉक्टर जहीर काजी साहब ने की जो दूर अंदेश निगाहें हैं, उन्होंने इस बात को समझा कि कितनी ज़रूरत है इसको। नबीद रिज़वी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सोने मीडिया से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया राशिद अजीम साहब, शुक्रिया, आमना सामना का शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, जिस तरह से अभी नबीद रिज़वी भाई से बात हुई और इस मौजू पर हमने तवील गुफ्तगू की, हमारे साथ में 2 अहम शख्सियात मौजूद है। पहले तो मैं कहूँगा महमूद नवाज़ थानावाला साहब, जो कि अंजुमन इस्लाम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर में से हैं और कारोबारी हैं। वहीं हमारे एक दोस्त और साथ में बैठे हैं फैसल नबी वाला साहब, जो कि मिल्लत के लिए, कौम के लिए, इस मुल्क के लिए जो अपनी खिदमत लगातार देते आ रहे हैं। अगर हमारी कौम में, हमारे मुल्क में बासर बाहैसियत लोग जो है आगे ना आए इस तरह के समाजी खिदमत में, तो बड़ा मुश्किल होता है। ये इन्हीं लोगों की मरहून मन्नत होता है कि जो पीछे से रहकर आगे नहीं आते, बहुत कम लोग ये लोग आगे आते हैं और अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, नाम व नमूद के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो उसी में से मैं सबसे पहले बात करूंगा महमूद नवाज़ थानावाला साहब से। आपका आमना सामना मीडिया में इस्तकबाल है। सर माशाल्लाह, आप लोग जो है इस तरह से पूरी ताकत देते हैं इस तरह के मूवमेंट को, तहरीकों को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी ज़रूरत है आज मुल्क के लिए और मिल्लत के लिए भी? भाई जनाब, मसला ऐसा है कि इस MPSC UPSC क्लासेस के ताल्लुक से मैं 5 साल पहले से लगा हुआ हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 बार अंजुमन में ये क्लासेस दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए शुरू करवा दी थी, लेकिन पहली क्लासेस महाराष्ट्र अल्पसंख्यक अधिकारी और कर्मचारी एसोसिएशन के मातहत गवर्नमेंट की सपोर्ट पर चलती थी, वो कामयाब ना हो सकी। तो उसके बाद दूसरी क्लासेस यूनिवर्सल एकेडमी के नाम से चलाई जाती थी, जो डॉक्टर मोहम्मद हनीफ साहब अंसारी मुमरा में भी चलाते हैं, कौसा में ये क्लासेस उन्होंने भी यहाँ 2 साल चलाई। उसके बाद ये ऑलरेडी पैंडेमिक आ गया, पैंडेमिक में तमाम मामला ख़राब हो गए और क्लासेस बंद हो गई। मुझे बहुत खुशी है कि नबीद रिज़वी साहब ने ये क्लासेस को दोबारा ज़िंदा किया। मैंने इसी अंजुमन कैंपस में उस ताल्लुक से काफ़ी प्रोग्राम लिए हैं खुद, लेकिन आज ये देखकर मुझको बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे बाद भी काम करने के लिए लोग तैयार हैं, मैं करूं या ना करूं। अल्लाह इन लोगों को कामयाबी से हमकिनार करे। हमारी तमाम दुआएं और साथ इनके साथ है। हमारी मिल्लत के नौजवानों को, तुलबा और तालिबात को UPSC MPSC IAS के एग्ज़ाम देने क्यों ज़रूरी नजर आते हैं आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूं और मैं खुद मेरे इन माई पर्सन में समाजी फील्ड में नहीं आया हूँ। मेरे अजदाद का भी बम्बई के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत काम किए हैं, अल्लाह उनको उसका अजर अजीम अता फरमाए। अब मसला ये है कि ये काम हम लोग जो करते हैं तो हमारे निगाह के सामने तमाम ज़रूरियात रहती है कि मिल्लत के लिए क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए। हमारे अब्बा के ज़माने में जब हम लोग काम करते तो एजुकेशन के लिए मेहनत करना चाहिए, बस यही चला रहता था। अल्लाह के करम से बम्बई में काफ़ी समाजी अदारों ने ये काम को पूरा किया और अंजुमन इस्लाम सबसे बड़ा अदारा है और ये मेरे लिए ये अल्लाह का रहम करम है कि मैं अंजुमन इस्लाम से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर जमखानवाला साहब के ज़माने से हमको यहाँ पर बुलाया गया और हमको इससे जोड़ा गया
और ज़हीर काजी साहब अभी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये जो फिलहाल जो मामला चल रहे हैं कि ये एमपीएससी यूपीएससी, हम लोग ब्यूरोक्रेसी में जब तक अपना हिस्सा हासिल नहीं करेंगे, हमारे साथ नाइंसाफियाँ और परेशानियाँ बनती रहेगी। इसलिए कि जिस लेवल पे पॉलिसीज बनती है, डिसीजंस लिए जाते हैं, वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन होना ना लाजिम है। और हमारे बच्चों को इसमें मेहनत करके आगे आना चाहिए और हमारे समाज के जिम्मेदारान को इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, ताकि वो इस पैमाने पर आ जाए कि तमाम जो खराबियाँ पैदा हो रही है उसको रोक लगा सके। आपके महमूद नवाज साहब, आपके जज्बे को सलाम और आपके आबा अजदाद के जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में एक और शख्सियत मौजूद है, माशाल्लाह नौजवान शख्सियत है, कारोबारी हैं, जनाब फैसल नवीवाला साहब। फैसल नवीवाला साहब, इस पूरे मामलों को आप किस नज़र से देखते हैं? यूपीएससी और एमपीएससी है या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन आज तक काफ़ी कम रहा है। तो हमको उसमें तो पार्टिसिपेट करना चाहिए कि हमारा तो तीनों तरह का है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है। चलो विधायिका में हम चुने नहीं जाते, वो हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका, यहाँ 2 जगह तो हम मेहनत करके आ सकते हैं। इसमें तो कोई हमको बाउंडेशन नहीं है, यहाँ हम मेहनत करें तो आ सकते हैं, वो हम पे डिपेंड है। तो उसके लिए ये कभी इन्होंने जो कार्यपालिका के लिए चुना है, और मेन तो सब डिसीजन मेकिंग ये वो सब ब्यूरोक्रेसी के अंडर में ही आते हैं। तो अगर हमारा वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रहा तो हमारे काफ़ी हालात सुधर सकते हैं। हमारे जो पॉलिसीज हमारे विरुद्ध में होती है, एक्चुअली विरुद्ध में नहीं होती, उनको जानकारी नहीं होती। मुस्लिम का दर्द मुस्लिम समझेगा या हमारे समाज का दर्द हम समझेगा। अगर हम ही नहीं समझ रहे तो हम किसी और को क्या बोलेंगे कि आप नहीं समझ रहे, तो वो कैसे हमारा दर्द, जब हम हमारा दर्द नहीं समझ रहे तो वो कैसे समझेंगे, वो नहीं समझेंगे तो वो पॉलिसी में कैसे आएगा। तो आज जैसे गौरव फिक्र अभी करना चालू किया है हमारे लोगों ने, जैसे इदरीसी साहब ने भी ये किया, तो इससे हम आएंगे तो हमारा दर्द वहाँ रिप्रेजेंट होगा और उसके रिलेटेड पॉलिसीज बनेगी और वही लास्ट में हमारे काम आएगा, उससे हमारे अपलिफ्टमेंट होगा हमारी कम्युनिटी का। जब तक हम सिस्टम में नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है हमारे साथ में नाइंसाफियाँ होती रहेगी, इंसाफ हमसे दूर रहेगा और सिस्टम में जाना बहुत ज़रूरी है। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं नाइंसाफी शब्द तो नहीं यूज करूंगा, क्योंकि नाइंसाफी हमारे साथ सबसे बड़ा कोई कर रहा है तो हम ही कर रहे हैं। मतलब मेरा तो ये मानना है, अगर कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हूँ। तो बस हमने आज वो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आज हमारी मेहनत चालू हो रही है कि हम हमसे नाइंसाफी ना, जब हम हमसे नाइंसाफी नहीं करेंगे तब दूसरे किसी को बोल पाएंगे ना। तो आज हमारे बच्चों को पढ़ने से दूसरों किसी ने तो नहीं रोका ना, रोका गया था सबसे ज्यादा बाबा साहब आम्बेडकर को, लेकिन उन्होंने वो नहीं रुके ना। तो एक आदमी पढ़ लिख लिया, इतना पढ़ लिख लिया, पूरी कम्युनिटी को चेंज हो गया। मतलब आज जितने भी दलित लोग हैं एजुकेशन में कोई भी पोस्ट पे, तो सबका बेस बाबा साहब को जाके मिलता है। तो एजुकेशन से सुधरा ना। तो आज हमको पहले हमसे नाइंसाफी करनी बंद करनी पड़ेगी। हम हमारे बच्चे को अगर 10वीं 12वीं में बोलेंगे चल बेटा बिजनेस पे लग जाए, चल बेटा नौकरी पे लग जाए, हम नाइंसाफी की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो जब हम नहीं करेंगे, हम भी उनको प्रेरित करेंगे IAS IPS के लिए, तो हमारे हालात सुधर जाएंगे। तो हमको हमसे खुद से नाइंसाफी पहले बंद करनी पड़ेगी। फैसल साहब, हमारे जो है नौजवान तो पढ़ना तो चाहते हैं क्या, और कहीं ना कहीं ये पूरी हमारी कम्युनिटी में इस बात पे गौर फिक्र भी हो रही है और लोग आगे भी जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तालीम का मेयार बढ़ा है। पहले बहुत सारे मसाइल थे, आज भी मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत हम देखते हैं कि फ़िरका परस्त जमातें या इस देश की फाशिस्ट ताकतें वो नहीं चाहती कि दलित और मुसलमान आगे आएँ, वो तालीम हासिल करें, तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? ये पूरी गलत बात है। कोई हुकूमत किसी को रोकना नहीं चाहती। जो शरपसंदी, जितनी शरपसंदी हो रही है वो तो हुकूमत के साए में हो रही है ना जनाब। बताता हूँ, ऐसा नहीं है, ये एक छलावा है। एक्चुअली 2 क्लास है, एक है एलिट क्लास, पॉलिटिकल एलिट, और एक है नॉर्मल क्लास। आप पूरा जमाना पूरा उसका आप देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए पूरे इतिहास का, हमेशा से ये 2 क्लास रही है, या ज़्यादा डिवाइड कर लीजिए तो 3 क्लास हो जाएगी। तो हर क्लास एक ही काम करती है, नीचे वाली क्लास को कोई ऊपर आने देना नहीं चाहता, कोई भी रहे, आप किसी को भी देख लीजिए।
किसी को भी देख लीजिए, जो इलीट क्लास है वो नीचे की क्लास को ऊपर आने देना नहीं चाहती। तो जो आज पॉलिटिकल इलीट है वो नीचे वालों को ऊपर नहीं आने देना चाहती, लेकिन थोड़ा मेहनत करके मशक्कत करके लोग उसमें पेनेट्रेट करते घुस जाते, जो घुस जाते तो उनको मिला लेते। आज अभी बात की जो सीईओ साहब आए, कौन है सीईओ साहब? क्या याकूब शेखा कौन है? मुस्लिम ही है ना, तो आप कहाँ हिंदुओं पे बात करोगे या कौन सी गवर्नमेंट पे बात करोगे? कौन है वो? इलीट हो गया है, तो सब मिल गए उसमें। आप समझ रहे हो बात? तो बात ये नहीं है, अभी ये बात है जो इन्होंने कहा ना, शेखा साहब की डुगडुगी तो किसी और के हाथ में ना, जैसे नाम बताया उन्होंने, मुख्तार नकवी। क्यों है कि उनको अपना स्टेटस एंजॉय करना है ना, बात तो वही है ना, स्टेटस एंजॉय करना है। विरोध में जाएंगे तो कहीं बिठा दी जाएंगे पनिशमेंट पोस्ट पे। तो बात यही है, अभी जो इन्होंने कहा ना, सबसे राब्ता बना के रखिए कि भाई आप आगे बढ़ रहे हो, आज यहाँ से पढ़ के जाएंगे ना, मैं बताता हूँ, अगर 5 बने ना IAS IPS तो उसमें से 4 वापस वैसे ही हो जाएंगे। चलो वो हो जाएंगे, वो कोई बात नहीं, वो एलीट में जाएगा, तो हम मैक्सिमम एलीट में पहुंचाते हैं। तो आज सपोज हमारा 10% हो रहा है, तो कल 30-40% काम हो जाए, थोड़ा बढ़ेगा तो हमारा अपलिफ्टमेंट होता जाएगा, एलीट क्लास में आते जाएंगे, स्लो बढ़ते जाएंगे। तो ये हमको करना है। तो इसके लिए हमको एक जो कहते हैं ना असेसमेंट, आप असेसमेंट तो रखिए। हम किसी एक को बुरा बोलते हैं, ये बुरे, ये बुरे नहीं है, बुरे तो हम ही है, मतलब हमें अपने आप को बदलना होगा। हाँ, मुझे नुकसान हो रहा है ना, तो मेरा एक सिंपल है, मुझे नुकसान हो रहा है तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मेरे सिवाय और कोई नहीं है। एक एग्जांपल दे दूं अगर आपके पास टाइम हो तो। मेरा एक दोस्त था IC इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर, उसका 2500 सैलरी था, एक लोकल उसमें काम कर रहा था, अच्छा टैलेंटेड बंदा था। तो वो गया एक सांगी सीमेंट करके सीमेंट कंपनी, उसमें जॉब करने के लिए, बराबर है। तो उसको क्लियर बोल दिया कि भाई हम एक पर्टिकुलर जो है संस्था, उनका वो है क्लियरली कि मुस्लिम को जॉब नहीं देनी। तो बड़ा निराश हो गया, 5000 की जॉब का मसला था, 5000 की जॉब का मसला था, वो बेचारा चला गया। तो वो बेचारा बड़ा मायूस हो गया, फिर बोला अभी यार क्या करूं, यहाँ तो कहीं मिलेगा नहीं, आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, और 2500 में कोई गुजर होना नहीं है। तो वो दुबई चला गया जॉब के लिए, वही कंपनी में, अच्छी कोई कंपनी में मिल गया, तो वहाँ 15,000 का जॉब मिल गया उस टाइम पे। फिर वहाँ सीखा, तो वहाँ जर्मन मशीनरीज थी, तो उसमें काम किया, उसका एक्सपीरियंस हुआ, ये हुआ, और वहाँ 35,000 सैलरी हो गई उसकी टाइम बढ़ते, और पैसा भी अच्छा खासा थोड़ा जमा कर लिया ये वो। तो बोला अभी वापस इंडिया जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ, वहाँ कुछ करूँगा और परिवार वगैरह बसाऊँगा। वापस इंडिया आ गया, बराबर है। और वापस किसी ने बोला वहाँ वैकेंसी है, मतलब वहाँ से ही रेफरेंस आया कि आपको करना हो तो वहाँ गया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो कंपनी ने इसको 5000 का जॉब नहीं दिया था, उसने उसको 70,000 का जॉब दिया। 70,000 का जॉब पे रखा। क्यों रखा 70,000 की जॉब पे? कि वो जो जर्मन मशीनरी का समझ के आया था, यहाँ कोई था नहीं, उसी को नॉलेज था। बिल्कुल, टैलेंट बोलता है नहीं, टैलेंट आपको बता था आगे भी। तो अभी उसने क्या किया, वो करता गया, फिर स्लो उसने दूसरी भी कंपनियों के काम करते गए, फिर कितने जर्मन कंपनियों ने उसको काम दिया, भाई तू हमारा सर्विस सेंटर इंडिया में तू देख। तो वो एरिया के सबका भी, वो खुद का बिजनेस चला रहा है, सबका सर्विस सेंटर उसके पास है, तो सब वो जर्मन मशीनरीज का वही कर रहा है काम। वो जो काजी साहब ने बोला ना, वो बात है। हमको 19-20 होगा ना तो उनको चुना जाएगा, 20-20 होगा ना, सेम होगा ना, तो भी उनको चुना जाएगा। तो हमको अगर चुने जाना है तो हमको 20 नहीं होना पड़ेगा, वो 20 है तो हमको 25 होना पड़ेगा, ये बात है। अब्दुल कलाम साहब को क्यों किसी ने रोका नहीं, अरे तुम मुस्लिम हो, तुमको नहीं आगे बढ़, किसी ने नहीं रोका, क्योंकि वो 25 बन के खड़े थे, सब 20 वाले थे, तो बोला ये ज्यादा बेनिफिशियल है। तो वो बात है। तो ये हर जगह रहेगा, आप कहीं भी जाओ, माइनॉरिटी बहुत सारी होती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं होती, बहुत सारी माइनॉरिटी है। आप दूसरे मुल्कों में देखो तो वहाँ भी जाति के नाम पे माइनॉरिटी है, बहुत सारा अलग अलग है, बहुत सारे लोगों से। आज ब्राह्मण आगे दूसरे बनिए नहीं है, दूसरे वो नहीं है, लुहाना नहीं है, बहुत सारे अलग अलग है ना, वो नहीं है। तो वो तो ऐसा नहीं चिल्लाते कि ये वो मेहनत करते रहते, सब मेहनत करते रहते। आज जैन कम्युनिटी माइनॉरिटी IAS IPS में देखिए उनके कितने हैं, है ना। वो खुद उठे, खुद उठना पड़ेगा।
खुद उठना पड़ेगा। आप बताइए हमने कितने इदारे बनाए लास्ट 10 साल में? मुस्लिमों के इदारे कितने बने? नहीं बने ना। तो इसका रीजन क्या है? तो आज मैं भी आया तो इसी गौरव फिक्र से आया कि कैसा है, हमारा कुछ डिस्कशन भी हुआ है, मैं देखने आया। अभी मैं ये पूरा होने के बाद वो लेक्चर भी सुनूंगा कि किस तरह का लेक्चर डिलीवरी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम आगे, और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं कि फ्रूटफुल हो। तो उस तरह का है। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, और आप दोनों हजरात ने जो बातें की और जिस तरह से आपका पूरी कौम के साथ में जो हमदर्दी है, मिलत के साथ में हमदर्दी है, आप लोग जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल करे उसको और उसका नेक बदल दे आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।